आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने MCQs सॉल्व करने हैं फोर्स एंड मोशन के एतबार से। सबसे पहला MCQ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ एन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम इज़। इसमें सेकंड वाला जो है ऑप्शन उसने करेक्ट किया हुआ है। तो उसमें वजह क्या है? वजह उसकी ये है कि ये चूँकि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसका ताल्लुक़ न्यूटन के फर्स्ट लॉ के साथ है, तो हर वो बॉडी जिसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो होगी वो आइदर एट रेस्ट होगा या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। तो उसके साथ अटैच फ्रेम जो है वो उसी एतबार से इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। ये जनरल आइडिया आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी इन एन इनर्शियल फ्रेम मस्ट हैव अ नेट फोर्स ऑन इट। अब इनर्शियल फ्रेम में तो उसके ऊपर नेट फोर्स नहीं एक्ट करेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है इवेंचुअली स्टॉप्स ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से इवेंचुअली स्टॉप नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि जब हमने कहा था कांस्टेंट वेलोसिटी है। सी नॉट हैव एनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन इट। फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसके ऊपर हो सकती है, ठीक है ना। और हैव ज़ीरो नेट फोर्स ऑन इट। नेट फोर्स ज़ीरो है, ये इम्पॉर्टेंट बात है। हैव नो फ्रिक्शनल फोर्स ऑन इट। डी ऑप्शन इसमें ठीक है। इन SI यूनिट अ फोर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द व्हेन देयर इज when the force is applied to it. In SI unit force is numerically equal to velocity of the standard kilogram, नहीं फोर्स तो एक्सेलेरेशन काज करती है। स्पीड ऑफ द स्टैंडर्ड किलोग्राम, नॉट, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एक्सेलेरेशन ऑफ द स्टैंडर्ड किलोग्राम, ठीक है। उसको आप यूँ समझ सकते हैं F इज़ इक्वल टू MA। स्टैंडर्ड किलोग्राम का मतलब है 1 kg, तो F इज़ इक्वल टू A। इस तरह से नेक्स्ट है आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेक्टर। इनमें से कौन सा जो है वो वेक्टर नहीं है? मैस वेक्टर नहीं है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेट भी वेक्टर है, एक्सेलेरेशन भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है। न्यूटन इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन 1 किलोग्राम बॉडी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन 1 ग्राम ऑफ द बॉडी। ये नहीं हो सकता, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं होती ना। 1 ग्राम ऑफ बॉडी एक्सलेट विद 1 मीटर पर सेकंड, ये भी नहीं हो सकता। डी है दैट गिव्स द 1 किलोग्राम बॉडी एन एक्सलेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड। यही डेफिनेशन भी है फोर्स न्यूटन 1 न्यूटन की। ये ध्यान से रखना आप इस बात को। ये ऊपर वाला जो फार्मूला भी लिखा था F इज़ इक्वल टू M में, ये वहाँ से ही है, ठीक है ना। 1 न्यूटन फोर्स इज़ इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सेलेरेशन के लिए आ गया, ये इसके लिए आ गया, तो 1 न्यूटन इसके बराबर होता है। तो इसलिए ये डेफिनेशन पे पूरा उतरता है। दैट गिव्स द 1 किलोमीटर एक्सेलेरेशन ऑफ 9.8। ये तो ग्रेविटेशनल का एक्सेलेरेशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स के तहत होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये तो वही है जो हम पहले कर चुके दोनों सूरतों में। उसने दोबारा मुख्तलिफ अंदाज से इसको पूछा हुआ है, ठीक है। और एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं होता, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल किसी की डायरेक्शन में नहीं होता, ना अपोजिट टू फ्रिक्शनल फोर्स होता है, बल्कि ये नेट फोर्स की डायरेक्शन में होता है। द मैस टर्म रेफर टू द सेम फिजिकल कॉन्सेप्ट एज इनर्शिया। ये तो सिंपल डेफिनेशन है। इनर्शिया ऑफ द बॉडी टेंड्स टू काज द बॉडी टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स मोशन। ये फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन की जो डेफिनेशन है वो आप लोगों को इसका आइडिया होगा, ठीक है। ये बड़े क्वेश्चन मैं इसलिए छोड़ देता हूँ कि वहाँ पे
सिंगल स्टेटमेंट वाले और जो आराम से बगैर किसी कैलकुलेटर के हल हो सके तो हो सकते हों, वो वहाँ पर आते हैं इसलिए। और आमतौर पे इस तरह की स्टेटमेंट वाली की ज़्यादा टेंडेंसी होती है, यानी मिक्सचर होता है आपका, कुछ कैलकुलेशन वाले भी होते हैं और कुछ इस तरह स्टेटमेंट वाले भी होते हैं। Mass differs from weight is that all objects have weight but some lack mass, यानी अगर mass नहीं होगा तो फिर वो weight भी नहीं होगा। weight is a force and mass is not, ये ठीक है, mass ये है। और the mass of an object is always more than its weight, ये statement भी ठीक नहीं हो सकती। mass can be expressed only in द मीट्रिक सिस्टम, ये भी नहीं है स्टेटमेंट, क्यों हर सिस्टम में एक्सप्रेस किया जा सकता है। देयर इज़ नो डिफरेंस, डिफरेंस तो है, बी है, वेट इज़ द फोर्स एंड मैस इज़ नॉट, ये स्टेटमेंट इसके बारे में ठीक है। मैस ऑफ द बॉडी इज स्लाइटली डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ, स्लाइटली डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, मैस तो चेंज नहीं होता, ये तो फिजिकल क्वांटिटी है। इज़ अ वेक्टर नहीं है, ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्री फॉल एक्सेलेरेशन, एक स्टेटमेंट ये है। देखते हैं बाकी स्टेटमेंट्स में, इज़ द सेम एज ऑल बॉडीज़ ऑफ द सेम वॉल्यूम, ये भी नहीं, वॉल्यूम मुख्तलिफ हो सकता है, मैस मुख्तलिफ हो सकता है, और सेम वॉल्यूम मैस मुख्तलिफ हो सकता है। कैन बी मेजर्ड मोस्ट एक्यूरेटली ऑन अ स्प्रिंग स्केल, तो स्प्रिंग स्केल के ऊपर तो वेट मेजर किया जाता है, मैस नहीं है, तो यही स्टेटमेंट है विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फ्री फॉल एक्सेलेरेशन। द मैस एंड द वेट ऑफ द बॉडी differ by a factor of 9.8, are identical, weight and mass of the body, उसको देखने के लिए आपने W is equal to mg होता है, जी क्या है 9.8, are identical, are the same physical quantities, ये हमेशा ट्रू नहीं होता ना आपका, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एक्सप्रेस इन डिफरेंट यूनिट्स, ये भी नहीं है। मैस एंड वेट ऑफ द बॉडी आर बोथ आर डायरेक्ट मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ये भी नहीं है। हैव द सेम रेशो एज दैट ऑफ एन अनदर बॉडी प्लेस्ड इन दैट लोकेशन, ये रेशो है इसकी, W इज इक्वल टू एम जी, और ये लोकेशन है, लोकेशन पे डिपेंड करता है। ये पहले वाला फैक्टर वैसे ठीक लगता है, ये ठीक इसलिए नहीं है कि लोकेशन से जी 9.8 की वैल्यू फिक्स आप कर देते हैं ना, तो लोकेशन टू लोकेशन इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, तो फिर ये फार्मूला पहला ऑप्शन जो है वो किसी स्पेशल केस में तो ठीक हो सकता है, लेकिन बाकी जनरल केसेस में ठीक नहीं हो सकता। इसलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन था। A feather and the ball are dropped from rest in vacuum on moon. The acceleration of the feather is more than that of the lead ball. ये तो पॉसिबल नहीं है, दोनों एक ही स्पीड से नीचे आएंगे वैक्यूम में। और the same as that of lead ball, ये स्टेटमेंट ठीक है, वो बी की वजह से हम कह रहे हैं, लेकिन देखते हैं हम बाकी स्टेटमेंट से कंपैरिजन करें। लेस दैन दैट ऑफ, ये तो नहीं है, ना मोर देन हो सकता है ना लेस देन हो सकता है। एक्सेलेरेशन मून के ऊपर 9.8 मीटर पर सेकंड नहीं होता, ये अर्थ के ऊपर होता है। ज़ीरो सिंस इट फ्लोट्स इन द वैक्यूम, ये ज़ीरो भी नहीं हो सकता। फोर्स ऑफ ग्रेविटी का ताल्लुक वैक्यूम के साथ नहीं होता, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ ऑलवेज एक्टिंग बट इट्स रिलेशन इज़ टू द mass of the particle, for the present case it's moon. So second statement is the most appropriate one, B option. नेक्स्ट आपके पास है, ये मैंने चूज़ किया है, इक्वल फोर्सेस F acts on an isolated bodies A and B. The mass of B is 3 times that of A. The mass of B is 3 times, यानी B is equal to 3A है, MB लिख लें, चलो उसको, mass of B body is equal to 3 times the mass of A body. The magnitude of the acceleration of A is, अब A का mass कम है B से, फोर्सेस दोनों के ऊपर एक जैसी एक्ट करती हैं, ठीक है ना, तो जिसका mass ज़्यादा होगा उसका एक्सेलेरेशन जो है वो कम होगा, जिसका mass कम होगा उसका एक्सेलेरेशन ज़्यादा होगा। तो किसका mass कम है? A का mass कम है, तो A का एक्सेलेरेशन ज़्यादा होगा।
अब चूँकि मास जो है वो एक्सेलेरेशन के प्रोपोर्शनल होता है, तो वो फिर इस तरीके से 3 टाइम्स द एक्सेलेरेशन ऑफ बी है। 1/3 तो नहीं हो सकता, क्योंकि बी का जो एक्सेलेरेशन होगा, बी का तो मास वैसे ज़्यादा है, उसका 1/3 तो नहीं हो सकता। द सेम एज सेम भी नहीं हो सकता, एक्सेलेरेशन जो है वो मास डिसाइड करता है। 9 टाइम्स भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्क्वायर वगैरह का रिलेशन नहीं है। 1/9 टाइम भी नहीं हो सकता। तो 1 पॉसिबिलिटी है 3 टाइम्स ऑफ दैट बी। आप साबित भी कर सकते हैं, इसको इस तरह लिख लें, F इज़ इक्वल टू MA इंटू AA और F इज़ इक्वल टू MB AB, ठीक है ना। तो दोनों की फोर्स एक जैसी है, और MB इज़ इक्वल टू 3 टाइम MA। तो आप इसको देख लें, फोर्स दोनों की एक जैसी है, तो हम लिख सकते हैं 3 टाइम MA AA इज़ इक्वल टू MB AB। तो यहाँ से जो एक्सेलेरेशन अगर फ़र्ज़ किया, ए का एक्सेलेरेशन हमने फाइंड आउट करना है 3 टाइम्स ऑफ दैट वे। उसमें ए का एक्सेलेरेशन फाइंड आउट किया, ए एक्सेलेरेशन है। तो अच्छा, ये जो ख्याल रखना है, बी का मास 3 टाइम्स है, सॉरी फॉर दैट, इसकी कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ये यहाँ पे नहीं आना, डिफरेंट आना है। अभी लिखता हूँ, ये 3MA और ये है MA, ये कैंसल आउट हो गया। MA इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स AB। खैर ये लंबी कैलकुलेशन हो, वैसे ही सोचा जा सकता है, उसको आप खुद डिसाइड भी कर सकते हैं। कार ट्रेवल ईस्ट एट कांस्टेंट वेलोसिटी, ईस्ट की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी, नेट फोर्स ऑन द कार इज 0 होगी ऑब्वियसली, कांस्टेंट वेलोसिटी से जो मूव कर रही है, ठीक है। अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 8 न्यूटन इज एक्सर्टेड ऑन 16 for 4 seconds on 16 किलोग्राम ऑब्जेक्ट इनिशियल एट द चेंज इन स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी। ये बी ऑप्शन इसने दिया हुआ है, इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज़ करोगे। फोर्स है जो पहले आप इसका इनिशियली एट रेस्ट है, वी आई इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा, और वी एफ जो है वो आप मालूम कर सकते हैं। जब आपको वी आई वी एफ हो जाएगा तो 4 सेकंड्स के लिए टाइम भी उसने दिया हुआ है, तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए एक्सेलेरेशन का होना ज़रूरी है। यानी आप ये इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हो 2AS, ये भी नहीं आप इस्तेमाल कर सकते, VF इज़ इक्वल टू VI प्लस AT। इसमें A नहीं है, A इज़ इक्वल टू F/m लिखेंगे आप, ठीक है ना। और मास भी उसने दिया हुआ है, ठीक है, और टाइम भी उसने दिया हुआ है। यहाँ से आप फाइनल वेलोसिटी मालूम कर लोगे। द चेंज इन स्पीड चूँकि मालूम करनी है ना, तो फाइनल वेलोसिटी मालूम करके असल में आपने वो, चूँकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी असल में ये रिलेशन सारे का सारा यहीं से निकल आना है, तो 2 मीटर पर सेकेंड। ये फार्मूला मैंने जनरली समझा दिया आप लोगों को, उसमें वैल्यूज़ पुट कर लें। 6 kg ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग साउथ है, नेट फोर्स ऑफ 12 न्यूटन नॉर्थ, यानी ऑब्जेक्ट 6 kg का है, मूविंग टू साउथ है, नेट फोर्स 12 न्यूटन नॉर्थ की तरफ एक्ट करती है। इन द ऑब्जेक्ट हैविंग एन एक्सेलेरेशन ऑफ, तो जिधर फोर्स एक्ट करती है उधर ही एक्सेलेरेशन होगा, एक तो ये बात है। दूसरा F इज़ इक्वल टू MA, A इज़ इक्वल टू F/m। सिर्फ ये नॉर्थ और साउथ का चक्कर है, बाकी कैलकुलेशन यानी यही फार्मूला है, F इज़ इक्वल टू MA, तो A इज़ इक्वल टू F/m। तो फोर्स है 12, M है 6, तो 2 आ जाएगा। अब ये नॉर्थ और साउथ का डिसाइड करना है, तो वो वेरी सिंपल, कि जिस तरफ फोर्स होती है उसी तरफ ही ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करता है, एक्सेलेरेशन उसका होता है। इसी तरह ये भी, नेक्स्ट वाला भी इस तरह है। एन ऑब्जेक्ट
rests on the horizontal frictionless surface. The horizontal force of magnitude F is applied. The force produces an acceleration. An object is rest on horizontal frictionless surface है. Horizontal force of magnitude F is applied. The force produces an acceleration only if F is larger than the weight of the object. Frictionless है तो वेट का तो उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं. Only while the object suddenly change from rest to motion. See always. ये हमेशा होगा क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, जो ही फोर्स लगेगी तो अगर फ्रिक्शन सरफेस होती फ्रिक्शनल फिर उसके वेट के प्रोपोर्शनल होना था, यानी वेट का इफेक्ट होना था. ओनली इफ़ द इनर्शियल ऑब्जेक्ट्स डिक्रीज है, ये भी नहीं और ये भी नहीं. ये अगर आपने कुछ 30th है इसको देख लेते हैं एक दफ़ा. 25 kg crate is pushed across the frictionless horizontal floor with the force of 20 Newton directed 20 degree below the horizontal. The acceleration of the crate is, यानी सिचुएशन ये है, ये क्रेट है 25 डिग्री सी और ये हॉरिजेंटल है इसका, तो फोर्स इसके ऊपर इस तरह एक्ट करती है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये एंगल 20 डिग्री वो बना रही है बिलो द हॉरिजॉन्टल. ठीक है. पूछा क्या उसने, द एक्सेलेरेशन ऑफ द क्रेट. चूँकि क्रेट ने इस तरफ को मूव करना है तो फोर्स का ये वाला कंपोनेंट आपने पहले निकालना है 20 डिग्री को इस्तेमाल कर, इसलिए ये कैलकुलेटर के इस्तेमाल से होना है. तो आमतौर पे इस तरह के इस्तेमाल क्वेश्चन जो हैं वो नहीं दिए जाते. नेक्स्ट देख लेते हैं. A ball with weight 5 thrown at an angle of 30 degree above the horizontal with an initial speed of 12 meter per second. At its highest point the net force on the ball is, ये अच्छा है, इसमें कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी आपने. 1.5 न्यूटन डाउन है वो नेट फोर्स. एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट द नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी. हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वो जो 1.5 न्यूटन का ऑब्जेक्ट है 30 डिग्री में, उसका कोई ताल्लुक नहीं 30 डिग्री के साथ. यहाँ पे कैलकुलेशन में सुन, इनिशियल स्पीड उसकी ये है. अब हमने सिर्फ ये कैलकुलेशन करनी है कि जब वो यहाँ पर है तो उस वक्त उसकी अबव द हॉरिजॉन्टल विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 12, इसमें अच्छा ये वाला कंपोनेंट भी शायद इस्तेमाल करना पड़े इसका. तो 9.8 न्यूटन फोर्स, तो 30 डिग्री बिलो हॉरिजेंटल ये नहीं है, ज़ीरो तो नहीं, नेट फोर्स तो उसके ऊपर एक्ट करेगी. 9.8 अप भी नहीं हो सकती, 9.8 डाउन भी नहीं हो सकती, और 1.5 न्यूटन डाउनवर्ड्स है इस तरफ को. 1.5 न्यूटन वो कह रहा है कि यहाँ पे फोर्स एक्ट करती है. इसमें बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये उसने चूँकि उसका वेट बताया, तो वेट हमने कहा है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती है. तो फ्रिक्शनल फोर्स की गैर मौजूदगी में हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो है वो उसका जो वेट है उसके ऊपर एक्ट करने वाली फोर्स हमेशा उसके वेट के बराबर ही होती है. तो ये ट्रिकी है ज़रा. 1.5 न्यूटन इस सेंस में है इसका. नेक्स्ट है, 2 फोर्सेस आर अप्लाइड टू 5.0 क्रेट. वन is 6 न्यूटन टू द नॉर्थ एंड अदर इज़ 8 न्यूटन टू द वेस्ट. द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलेरेशन ऑफ द क्रेट इज़, एक नॉर्थ की तरफ है और एक वेस्ट की तरफ है. इसके लिए आपको पहले ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ठीक है, तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट. तो एक फोर्स जो है वो नॉर्थ की तरफ है, दूसरी फोर्स जो है वो वेस्ट की तरफ है, ऐसे. तो इसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स होगी इन दोनों के ऊपर, वो इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम होगी. तो इस फोर्स को मैं इधर ले आता हूँ तो इस तरह से, या इस फोर्स को इधर ले जाओ तो इस तरह से, यही बनेगा. तो इस तरफ को उसका एक्सेलेरेशन है. मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन इन द क्रेट इज़ 2.0 मीटर पर सेकेंड.
तो इसके लिए हमें पता है कि ये जो नॉर्थ की तरफ फोर्स एक्ट करती है, जो मैंने कहा इसकी हम मैग्नीट्यूड चाहिए, चूँकि ये दोनों फोर्सेस एट राइट एंगल है 90 डिग्री है, तो सिंपल इनकी मैग्नीट्यूड जो है वो इस तरह फाइंड आउट की जा सकती है। तो 10 इसकी मैग्नीट्यूड होगी फोर्स की जो एक्ट करती है, और 5 उसका मैस है, तो 10/5 जो है 2 न्यूटन, बी वाला ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है अ 400 न्यूटन स्टील बॉल इज सस्पेंडेड बाय अ लाइट रोप फ्रॉम द सीलिंग, द टेंशन इन द रोप इज़ 400 न्यूटन। वो जितना जो स्ट्रिंग का मसला ये होता है कि अगर फ़र्ज़ की इस डायरेक्शन में फ़ोर्स है तो इस डायरेक्शन में टेंशन होगी, तो इस डायरेक्शन में फ़ोर्स है, चूँकि 400 न्यूटन और स्ट्रिंग बैलेंस है, तो इसका मतलब टेंशन भी जो है वो 400 न्यूटन होगी, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में, रोप में टेंशन। A heavy steel ball is suspended by a cord of the block of wood W। ठीक है, a heavy steel ball, the entire system is dropped through the air, neglecting air resistance, the tension in the cord is 0। द डिफरेंस, चूँकि दोनों फ्रीली फॉलिंग स्टेट में होते हैं, फ्रीली फॉलिंग स्टेट में उनका जो मैस है, यानी वो वेटलेसनेस कंडीशन में होते हैं, तो इसलिए फिर जब वो दोनों वेटलेस कंडीशन में है तो टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, ये सिंपल आइडिया है इसका, ये भी अच्छा पॉइंट है। 100 kg एलिवेटर इज़ राइजिंग and its speed is increasing at 3 meter per second, the tension force of the cable on the elevator is। 100 kg elevator is rising and its speed is increasing 3 meter per second। तो इसमें जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है वो अब बढ़ जाएगी, T माइनस डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम ए, टी इज़ इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एम ए, तो 1000 प्लस एम ए तो 3000, तो उसको फिर हम मैस को मल्टीप्लाई करेंगे एक्सेलेरेशन के साथ, 3 मीटर पर सेकंड है, और उसके वेट के साथ जिसको 9.8 से 1000 को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो इसमें ये हो जाएगा। 5 kg block is suspended by the rope from the ceiling of an elevator as the elevator accelerates downwards at 3 meter per second, the tension force of the rope on the block is। इसमें ये फार्मूला T इज़ इक्वल टू W प्लस एम ए वाला इस्तेमाल होना है, तो T कितना है, W एम ए 3 5 द 15 ये हो गया, और टेंशन इन द स्ट्रिंग वेट है mg, 5 को 9.8 से मल्टीप्लाई करें, मेरा ख्याल इसने से 10 से किया होगा, m को a से 3.15 ये हो गया, और 9.8 से ही मल्टीप्लाई उसने की, इसलिए 34 बनेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरह फिर ये भी बिल्कुल उसी तरीके से है, लेकिन इसमें फार्मूला जो है वो, चूँकि ये एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड है, इसलिए यहाँ पे फार्मूले में T इज़ इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एम ए वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, तो बी ऑप्शन कहता है इसमें ठीक है, या वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेट करें। 1 Newton pendulum bob is held at an angle theta from the vertical by 2 Newton horizontal force as shown in figure। The tension in the string supporting the pendulum bob in Newton is। ये वैसे कैलकुलेटर से करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसको फिर भी देख लेते हैं। अच्छा, इसमें ट्रिक सिर्फ ये है कि ये वेट की फोर्स होगी वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट करती है, तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स और वेट की फोर्स का जो नेट फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही होगी वो टेंशन को बैलेंस कर रही होगी। तो वेट और फोर्स के नेट फोर्स मालूम करने के लिए 1 +
4 अंडर रूट हो जाए, क्योंकि दोनों का राइट एंगल के ऊपर हैं, तो इसलिए 1 + 4 सिंपल इनका हो गया मैग्नीट्यूड, और वो है 5 अंडर रूट। और ये आप देख लें, ये सी वाला ऑप्शन इसमें ट्रू है। नेक्स्ट है अ मैन वेइंग 700 एन भी लिखा हुआ इसने, न्यूटन होगा या फिर पाउंड्स होगा। इन एन एलिवेटर दैट इज़ एक्सीलरेटिंग अपवर्ड 4 मीटर पर सेकेंड, द फोर्स exerted on him by the elevator floor is फोर्स exerted by him on the floor। जितना उस बॉडी का वेट होगा उतना ही फोर्स जो है वो एलिवेटर उसके ऊपर एग्जर्ट करेगी। ठीक है ना। इसमें इसने 9 वाला ऑप्शन, ई वाला ऑप्शन जो है 990 वाला ऑप्शन इसने किया हुआ है। ये क्या था इसमें कंडीशन, एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। तो एक्सेलरेटिंग अपवर्ड के लिए ये फार्मूला है ये वाला, तो इसको आपने पुट करके उसी तरीके से कैलकुलेशन कर लेनी है। यू स्टैंड ऑन अ स्प्रिंग स्केल ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर of the following the scale shows the highest reading when the elevator moves up with increasing speed। इंक्रीजिंग स्पीड का मतलब एक्सेलरेट हो रहा है बॉडी अपवर्ड, मूव्स अपवर्ड्स विद द डिक्रीजिंग यानी डेसेलरेट हो रहा है, और रिमेन स्टेशनरी है। और अभी हमने देखा कि आप ऊपर जाते हुए जो है वो वेट बढ़ जाता है यानी अपवर्ड एक्सेलेरेशन के लिए। तो फिर स्केल जो है वो असल में क्या चीज़ शो कर रहा होगा, वेट शो कर रहा होगा। तो वो जो वेट शो कर रहा है तो इसकी में स्केल ज़्यादा रीडिंग एक ऑप्शन में करेगा। डाउनवर्ड के लिए तो कम हो जाते हैं, रिमेन स्टेशनरी अगर वो एट रेस्ट है तो फिर तो उसका नॉर्मल वेट होगा। ये फिर क्या है, हाईएस्ट रीडिंग व्हेन मूव्स डाउनवर्ड विद डिक्रीजिंग स्पीड, मूव्स डाउनवर्ड विद डिक्रीजिंग स्पीड। तो वो कहता है कि शोज़ द हाईएस्ट रीडिंग व्हेन द एलिवेटर, वही फार्मूला दोबारा से इस्तेमाल होना। ये फिर एंगल शेंगल वाले हैं। इसमें वैसे तो वो अंडरस्टूड होता है कि एंगल की वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, वैसे ही अ ब्लॉक स्लाइड डाउन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन that makes an angle 30 degree with the horizontal, the acceleration of the block is। फ्रिक्शनलेस है, इस तरह ब्लॉक है, ये एंगल 30 डिग्री है। थोड़ा सा ज़रा सही करके बना देते हैं जिसमें एंगल जो है वो 30 डिग्री ही लगे। ठीक है, इस तरह फ्रिक्शनलेस प्लेन दैट मैंने विद द हॉरिजेंटल। ठीक है ना, हॉरिजेंटल के साथ यानी ये वाला एंगल 30 डिग्री है। द एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक इस तरह है, फ्रिक्शनलेस है। तो इस ब्लॉक का जो मैस है ना mg, इसके 2 कंपोनेंट हैं, एक ये है और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ये वाला कंपोनेंट एक्सेलेरेशन काज करेगा, यानी एक्चुअली पहले हमें ये इस वाले कंपोनेंट का पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा mg, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो आप देख लेंगे तो कि इसमें ये परपेंडिकुलर है, ये एक लाइन है, किधर चला गया, ओहो अच्छा, ये याद रखना आपने कि ये लाइन है, इसका परपेंडिकुलर ये है, और ये लाइन है, इसका परपेंडिकुलर ये है। तो जो एंगल बिटवीन 2 लाइंस होता है वही उनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान होता है। जो एंगल बिटवीन 2 लाइंस होता है वही उनके परपेंडिकुलर के, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये है और इस लाइन का परपेंडिकुलर ये है। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा, तो ये इन दोनों के दरमियान एंगल ये 30 डिग्री है। ठीक है ना।
तो अब ये इस तरह से कंपोनेंट बन रहे हैं, ठीक है। ये वाला ये 30 डिग्री है, ये इसके सामने वाला कंपोनेंट हमें चाहिए साइन ऑफ 30 डिग्री वाला। सो साइन ऑफ mg साइन ऑफ 30 डिग्री इसका कंपोनेंट होगा, उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करना है, और तो उतनी f इज़ इक्वल टू ma वाला फार्मूला यूज़ करके उसमें कैलकुलेट कर लेना है आपने। तो इसने ई ऑप्शन दिया है 490 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर में ध्यान रखना है कि 9.8 की जगह फिर 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर वाली वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करनी है, ठीक है। तब फिर ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा। चलो ये इस इनमें सब में फार्मूले इस्तेमाल होने हैं, ये वही वो जो आपको मोर और लेस बता दिए। अगर कोई इसके डिफरेंट होगा तो फिर आप मुझे उधर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर।